Hello everyone, I Pooja Sharma welcome you all at Future Series Institute ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का हमारी डेली लाइव क्लासेस में। आज हम लेने वाले हैं जवाहर नवोदय स्कूल के कुछ सिलेक्शन टेस्ट के कुछ PYQs। तो स्टार्ट करते हैं, साइंस के कुछ PYQs आज हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट देखिए, Which one of the following does not add nutrient to the soil? इनमें से कौन सा सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को ऐड नहीं करता है? फील्ड फैलो, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, क्रॉप रोटेशन, प्लगिंग। इनमें से कौन सा है जो कि क्या लिखा हुआ है? डज नॉट ऐड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, जो न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में ऐड नहीं करता है। तो देखिए, फील्ड फैलो यानी कि जमीन को खाली छोड़ देना कुछ टाइम के लिए। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आप सभी को पता है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में हम क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो है वो डालते हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं। तो ये ऑप्शन हम कट कर देते हैं, ये हमारा नहीं हो सकता है। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन होता है जैसे कि हमें पता है कि सेम जो फसल होती है हम बार बार नहीं ग्रो करते हैं। हम क्या करते हैं, उसे जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इसे रोटेशन से ग्रो करना इसको शुरू करते हैं। उससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो वीडीसाइड्स वगैरह है इनमें काफ़ी फायदा मिलता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्रॉप रोटेशन भी क्या है, एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहा है, बिकॉज अलग अलग क्रॉप वहाँ पे यूज हो रही है। तो कुछ क्रॉप कुछ छोड़ के जा रही है, कोई क्रॉप कुछ छोड़ के जा रही है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। देन प्लगिंग, अब ऑब्वियसली जब हम प्लगिंग करते हैं तो प्लगिंग करने पे क्या होगा, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। तो उस वजह से भी न्यूट्रिएंट्स का तो हो ही रहा है, बिकॉज प्लगिंग के बाद में क्या है, हम सोइंग ऑफ सीड्स, ये कोई ना कोई क्रॉप ग्रो करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा फील्ड फैलो। फील्ड फैलो मीन्स जमीन को कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ देना। जमीन को जब हम कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, वहां पे जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो बढ़ते नहीं है, बट वो रीस्टोर जरूर हो जाते हैं। वो जो सॉइल है वो फिर से तैयार होती है नेक्स्ट फसल के लिए, लेकिन वहां पे हम न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना नहीं बोल सकते। इसीलिए फील्ड फैलो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल? तो फील्ड फैलो। ओके, चलते हैं आगे। Which one of the following is a group of खरीफ crops? अब खरीफ crops क्या होती हैं आपको पता है, जून जुलाई के अंदर इन्हें लगाया जाता है। ओके, इन्हें जून जुलाई के अंदर लगाया जाता है खरीफ क्रॉप्स। इन्हें गर्म क्लाइमेट की जरूरत होती है खरीफ क्रॉप्स को। तो अब जो खरीफ क्रॉप्स हैं हमारी, तो हम देखते हैं पहले वाले के अंदर कॉटन, ग्राम, व्हीट। बट व्हीट एंड ग्राम दोनों ही रबी क्रॉप है, यानी कि इन्हें विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। देन ग्राम, मेज, मस्टर्ड, ग्राम आ गया फिर से, तो देखिए ये भी रबी क्रॉप है, नहीं होगा। नेक्स्ट है ग्राउंडनट, पी, व्हीट, व्हीट आ गया है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए कॉटन, मेज, पैडी, पैडी मीन्स राइस। तो ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही खरीफ क्रॉप्स हैं, इसीलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो खरीफ क्रॉप्स का है? कॉटन, मेज एंड पैडी। ये जो आपके सामने नाम है, ये ऐसी फसल है जिन्हें की गर्म क्लाइमेट की जरूरत होती है, हॉट क्लाइमेट इन्हें चाहिए होता है, हॉट एंड ड्राई। तो उसके लिए क्या है, हम कौन सा वाला खरीफ क्रॉप्स, इसको खरीफ क्रॉप्स में रखते हैं जिन्हें की जून जुलाई के अंदर क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज यूज्ड इन सोइंग। इनमें से कौन सा सोइंग, सोइंग, व्हाट इज सोइंग? सोइंग क्या होता है? सीड्स को डालना, ठीक है। सिंपली सीड्स डालना ही क्या कहलाता है, सोइंग कहलाता है। सीड्स को उनके प्लेस में रखना ही क्या कहलाता है, सोइंग कहलाता है। बीज बोना इन सिंपली हम कह सकते हैं। तो क्या क्या उसमें क्या यूज होता है? सिकल, हो, सीड ड्रिल, स्प्रिंकलर। तो देखिए सिकल, सिकल आपको पता है, इससे हम क्या करते हैं, फसल को काटने का काम करते हैं। तो ये बिल्कुल भी सोइंग में काम नहीं आने वाला है। हो की बात करें तो हो जो है ये वीड्स को रिमूव करने के काम आता है, तो इसे भी हम यूज नहीं करेंगे। देन सीड ड्रिल, सीड ड्रिल इज अ फनल जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बीज को बोते हैं। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन यही हो गया। इसके बाद में आप स्प्रिंकलर भी देख सकते हैं। स्प्रिंकलर जो है ये वाटर के लिए यूज आता है, वाटर इरिगेशन के लिए यूज आता है। तो सिंपली ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल इज यूज्ड इन सोइंग ऑफ सीड्स। ओके, चलते हैं आगे। The environmental impact of clearing large patches of forest for cultivation of crops is, क्या बोल रहा है, क्लियरिंग लार्ज पैचेस, यानी कि फॉरेस्ट के अंदर काफी बड़े एरिया के अंदर क्या करना है, हमें फॉरेस्ट को हटाना है और वहां पे
एग्रीकल्चर हमें स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ क्लियरिंग लार्ज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के लार्ज पैचेस को तो हटाना है, क्लियर करना है, फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, और वहां पे क्रॉप्स को ग्रो करना है। तो क्रॉप्स को अगर ग्रो करना है तो देखिए क्या होगा, वहां से हमें पहले वाले पेड़ हटाने पड़ेंगे, क्लियरिंग लार्ज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, अगर वो हमने हटा दिए तो उससे क्या होगा, नुकसान क्या होगा, देखिए सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल इरोजन या सॉइल कंजर्वेशन। तो देखिए ये एक तरीके से हमें पता है कि ये हानिकारक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी नहीं हो सकता, सॉइल कंजर्वेशन भी नहीं हो सकता, या तो इरोजन होगा या तो पोल्यूशन होगा। बट पोल्यूशन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे क्रॉप्स ग्रो की जा रही है ना, उसे बैर लैंड नहीं छोड़ा जा रहा है, वहां कोई गार्बेज नहीं डाला जा रहा है, तो सॉइल पोल्यूशन भी नहीं होगा। इसका मतलब कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन क्यों होगा मैम, क्योंकि जब बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी जड़ें कितनी डीप तक है, उन्होंने उस सॉइल को होल्ड करके रखा है। एंड हम क्या करेंगे, अगर वहां से फॉरेस्ट क्लियर कर देंगे तो फॉरेस्ट क्लियर करने पे क्या होगा, वो जो मिट्टी है वो अनबाइंड हो जाएगी और पानी के साथ बह के चली जाएगी, उससे सॉइल इरोजन होने का खतरा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सॉइल इरोजन। ओके, चलते हैं आगे। Tree plantation month of July August every year is known as, जुलाई अगस्त जब आता है, हमें पता है जुलाई अगस्त में बारिश होती है काफी, ठीक है, बारिश का मौसम रहता है, मॉनसून जिसे हम कहते हैं। तो उस टाइम हर मतलब कि ईयर यहाँ पे प्लांटेशन किया जाता है इन वीक्स में, उसे क्या कहते हैं, तो देखिए क्या कहते हैं उसे, वन महोत्सव, प्लांटेशन मंथ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन मंथ, वाइल्ड लाइफ मंथ। देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन मंथ नहीं हो सकता है, बिकॉज क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लांटेशन कर रहे हैं, इन सिटीज में भी हम लोग प्लांटेशन करते हैं, तो उसे हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन तो नहीं कह सकते। वाइल्ड लाइफ मंथ भी हम नहीं कह सकते, वाइल्ड लाइफ का प्लांट से कोई लेना देना ही नहीं है, वाइल्ड लाइफ तो जस्ट एनिमल्स सिंपली। तो हमारे पास में दो बचता है, प्लांटेशन मंथ या फिर वन महोत्सव। तो देखिए इसे वन महोत्सव कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वन महोत्सव इसे कहा जाता है। तो वो कौन सा टाइम है, कौन सा मंथ है जो जुलाई अगस्त में हम एवरी ईयर क्या करते हैं, यहाँ पे प्लांटेशन करते हैं, वो है हमारा वन महोत्सव। तो वन महोत्सव ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं आगे। Which one of the following is not an essential condition to grow maize? इनमें से कौन सी सिचुएशन हमें नहीं चाहिए मेज को ग्रो करने के लिए? सबसे पहली बात, मेज इज अ खरीफ क्रॉप। मेज क्या है, एक खरीफ क्रॉप है, एंड वी नो खरीफ क्रॉप को कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है। ओके, हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है। तो अब देखिए ह्यूमिडिटी, ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी तो चाहिए ही होगी, ठीक है, रेनफॉल भी चाहिए होती है, रेनफॉल भी नीडेड है, हर एक क्रॉप के लिए नीडेड है ये चीजें, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है। बट टेम्परेचर की बात आती कि वो कौन से टेम्परेचर में ग्रो करे, उसी ग्रुप में हम उसे रखते हैं। तो इसीलिए देखिए या तो लो टेम्परेचर या तो हाई टेम्परेचर, एक ही चीज में से सही होने वाली है। तो हमें पता है इसे हाई टेम्परेचर्स चाहिए होते हैं, इसीलिए क्या है, ये एक खरीफ क्रॉप है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा लो टेम्परेचर, इसे लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, क्या है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन, ये चीज ध्यान रखिए, नॉट जहां आता है उसे हम कितनी बार कंसिडर ही करना भूल जाते हैं, और हम क्वेश्चन क्या पढ़ लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंडीशन टू ग्रो मेज, तो हम वहां पे हाई टेम्परेचर लगा के आ जाते हैं, वो नॉट को हम कितनी बार कंसिडर ही नहीं करते, तो उस नॉट को पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लो टेम्परेचर इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट अ नेसेसरी या एसेंशियल कंडीशन टू ग्रो मेज। चलते हैं आगे। Which of the following tool is used by the farmer to remove weed from the field? वीड्स, व्हाट आर वीड्स, देखिए वीड्स क्या है, वीड्स हम बोल सकते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो कि क्रॉप्स के बीच में उगाते हैं, नेचुरली जो ग्रो कर जाते हैं। ओके, जिनके सीड्स या स्पोर्स वहां पे होते हैं और वो क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं, उन्हें हम वीड्स कहते हैं। तो यह पूछ रहा है कि वीड्स को रिमूव करने का मेथड कौन सा होगा। ओके, कौन सा टूल यहाँ पे यूज आएगा, देखिए हो का मैंने आपको बता दिया था। देन प्लग, प्लग से तो हम क्या कर रहे हैं, खेत जो है उसकी क्या हो रही है, जुताई हो रही है, यानी कि खेत में क्या हो रहा है, वहां पे मिट्टी को खोदा जा रहा है, ठीक है। प्लग तो नहीं हो सकता है। एक्स, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का तो कोई काम ही नहीं है फील्ड के अंदर, कुल्हाड़ी का तो क्या काम है, किसी बड़े पेड़ को काटना, वहां पे काम आता है, कुल्हाड़ी का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। देन कल्टीवेटर,
कल्टीवेटर भी क्या है, एक तरीके से यही मशीन है जिससे कि क्या होता है, जो मिट्टी है उसे खोदा जाता है या फिर वहां से फसल को निकाला जाता है। तो फसल के लिए या फिर मिट्टी के लिए काम आ रहा है। बचता है हमारे पास में हो, तो हो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज जो हो है, मैंने आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में जब हमारे पास ये ऑप्शन था कि ये वीड्स को रिमूव करने के काम आता है, तो क्या करता है, ये वीड्स को रिमूव करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज हो। ओके, चलते हैं आगे। यहां देखिए, सेम वही है, क्लियरिंग ऑफ लार्ज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में लीड टू। ये भी हमने सेम क्वेश्चन किया था, वही है। देखिए कि क्लियरिंग लार्ज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के लार्ज पैचेस को अगर क्लियर कर दिया जाए तो वहां पे कल्टीवेशन अगर किया जाए तो उससे क्या हो सकता है, तो हमने अभी पहले पढ़ा था, सॉइल फर्टिलिटी तो नहीं हो सकता है, पोल्यूशन भी नहीं, कंजर्वेशन भी नहीं, सॉइल इरोजन होता है। तो सॉइल इरोजन इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं आगे। Which of the farming method is considered best in hilly areas? Hilly areas में इनमें से कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट माना जाता है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स? तो देखिए क्या क्या ऑप्शंस है। कॉन्टर फार्मिंग, फास्ट फार्मिंग, जूम फार्मिंग, स्ट्रिप फार्मिंग। ठीक है, अब स्ट्रिप फार्मिंग या फिर जूम फार्मिंग। अब स्ट्रिप फार्मिंग में क्या होता है, स्ट्रिप फार्मिंग में स्ट्रिप्स के अंदर जो है क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। जूम फार्मिंग आप लोगों ने सुना होगा, जूम कल्टीवेशन होता है जहाँ पे कि फॉरेस्ट किसी एरिया में क्रॉप्स ग्रो किया जाता है, एंड देन क्या किया जाता है, उस एरिया को एक बार क्रॉप्स ग्रोन 2-3 साल वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर ली, उस क्रॉप को वहां से जला के और दूसरी जगह वो लोग चले जाते हैं कल्टीवेशन करने के लिए, और उस एरिया को बैर छोड़ देते हैं, उसे हम कहते हैं जूम कल्टीवेशन। ये भी नहीं है हमारा ऑप्शन। ठीक है, पास्ट फार्मिंग या कॉन्टोर फार्मिंग। अब यहाँ पे देखिए जो कॉन्टोर फार्मिंग आपको नजर आ रहा है, कॉन्टोर फार्मिंग, कॉन्टोर फार्मिंग में क्या होता है, हिली एरियाज के अंदर स्लोप्स जहां पे होते हैं, क्योंकि हिली एरियाज में क्या है, स्लोप्स हैं, वहां अगर फार्मिंग करेंगे तो पानी जो है बह के नीचे आने का डर रहता है, पानी के साथ मिट्टी नीचे बह के आ सकती है, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, क्रॉप का नुकसान हो सकता है, और जो हम चाहते हैं रिजल्ट, वो हमें क्रॉप्स मिलेंगी ही नहीं। तो इसलिए वहां पे क्या किया जाता है, कॉन्टोर फार्मिंग की जाती है, जिसमें स्टेप्स बनाए जाते हैं, और इन स्टेप्स के एंड में पूरा स्लोप है, स्लोप पे स्टेप्स बनाए जाते हैं, उन स्टेप्स पे फार्मिंग की जाती है, एंड स्टेप्स की बड़ी बड़ी बाउंड्रीज बना दी जाती है ताकि मिट्टी वहां से खिसक ना सके। इसीलिए कॉन्टोर फार्मिंग इज द बेस्ट मेथड। ये क्या है, बेस्ट मेथड है टू ग्रोइंग क्रॉप्स इन हिली एरियाज। ओके, चलते हैं आगे। द प्राइमरी कंज्यूमर फ्रॉम द फॉलोइंग इज, दोनों इन सब में से, चारों में से प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से? अब प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, पहले हम ये देखते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर दोज दैट गेट देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स, क्योंकि वेजिटेरियन जिन्हें हम बोल सकते हैं, हर्बीवॉर्स जिन्हें हम बोल सकते हैं, हर्बीवॉर्स जो क्या करें, डायरेक्ट प्लांट से अपना फूड ले रहे हैं, उसने क्या कहते हैं, हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। तो देखिए, काउ डायरेक्ट लेती है, गॉट भी डायरेक्ट, एंड रैट भी क्या करता है, ये भी अनाज वगैरह ही खाता है। तो ये सारे ही प्राइमरी कंज्यूमर्स ही होते हैं। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये सभी क्या हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। ओके, चलते हैं आगे। Which of the following nutrition is provided to soil from fertilizers? Fertilizers से कौन से nutrients soil में डाले जाते हैं? तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, आयरन एंड फॉस्फोरस। ज्यादा कुछ नहीं याद करना, छोटी सी ट्रिक देती हूं आपको। एन, पी एंड के। एनपीके फर्टिलाइजर्स हम सुनते हैं, एनपीके फर्टिलाइजर्स फील्ड्स में यूज किए जाते हैं। तो ये एनपीके क्या है, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। ठीक है, क्या क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो नाइट्रोजन भी यूज होता है, पोटेशियम भी यूज होता है, फॉस्फोरस भी यूज होता है, लेकिन आयरन, आयरन नहीं डाला जाता है। तो यहां से देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास में, करेक्ट कौन से, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये रहा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, का मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। ये तीनों ही क्या किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स के माध्यम से सॉइल में ऐड किए जाते हैं। ओके, फॉलोइंग न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड टू सॉइल फ्रॉम फर्टिलाइजर्स। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ओके, एनपीके हमें याद रखना है सिंपली। चलते हैं आगे।
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू फर्टिलाइजर इन फार्म्स। वैसे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है फॉर फर्टिलाइजर इन, ये फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। These have more organic matter and less nutrition elements. Nutritional elements कम होते हैं, organic matter ज़्यादा होते हैं। They increase the water holding capacity of sandy soil. Sandy soil की water holding capacity को increase करते हैं। They help to extract the extra quantity of water from loamy soil. Loamy soil से क्या करते हैं, extra quantity of water को remove कर लेते हैं। Then last है, they pollute the environment because it is made up of excreted waste of animals. अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है मैन्योर की। कौन सा फर्टिलाइजर है, मैन्योर है। कैसे समझ आया, यहाँ देखिए एनवायरमेंट बिकॉज इट मेड ऑफ एक्सक्रीटेड वेस्ट ऑफ एनिमल से बना है, इसका मतलब मैन्योर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इन्हें लेके, तो ये पल्यूट करते हैं एनवायरमेंट को। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना, एनवायरमेंट को पल्यूट नहीं करते हैं, ये तो बेस्ट होते हैं एनवायरमेंट के लिए। दे हेल्प टू एक्सट्रैक्ट द एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम लॉमी सॉइल। लॉमी सॉइल नहीं, ये लॉमी सॉइल में नहीं होता है ऐसा, कि इसका बोलना है कि लॉमी सॉइल में से क्या किया जाता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। देन दीज हैव मोर ऑर्गेनिक मैटर्स एंड लेस न्यूट्रिशन एलिमेंट्स। यस इट इज करेक्ट, इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ज्यादा होते हैं, तो पहला करेक्ट है। दूसरा देखिए, दे इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल। अगर सैंडी सॉइल में डाला जाए तो क्या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं? यस, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल की ये इंक्रीज कर देते हैं। तो एक्सट्रैक्ट थोड़ी करेंगे, इंक्रीज कर रहे हैं, ये तो वाटर एक्सट्रैक्ट करना तो गलत हो गया ना, क्योंकि ये तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, ये इसका जस्ट अपोजिट हो गया, इसीलिए ये हमारा रॉन्ग था। तो हमारे पास में कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड हमारा करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ डी। First and second are correct statement related to fertilizers in the farm. Okay, चलते हैं आगे। Generally, which creature is called as a good friend of farmer? इनमें से फार्मर फ्रेंड किसे कहा जाता है, सभी ने सुना होगा, फार्मर फ्रेंड किसी एनिमल को कहा जाता है, कौन सा है वो? ग्रासहोपर, एंट, अर्थवर्म, हनी बी। कौन सा होगा इनमें से? अर्थवर्म करेक्ट ऑप्शन है। हम सभी जानते हैं अर्थवर्म्स क्या करते हैं, सॉइल को फर्टाइल करने का काम करते हैं, इसीलिए इसे फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। तो देखिए क्या पूछा है, विच क्रिएचर इज कॉल्ड एज अ गुड फ्रेंड ऑफ फार्मर। फार्मर का गुड फ्रेंड कौन है, तो अर्थवर्म है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है सी। चलते हैं आगे। द मॉडर्न टेक्निक ऑफ सोइंग द सीड इज, सॉ करने की मॉडर्न टेक्निक कौन सी है इनमें से? बाय फनल, बाय सीड ड्रिल, बाय प्लग या बाय टिलिंग। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? टिलिंग क्या है? टिलिंग सिंपली फील्ड को प्लग करना ही टिलिंग कहलाता है। बाय प्लग सेम ही चीज हो गई दोनों, ठीक है। बाय सीड ड्रिल या बाय फनल, तो देखिए टिलिंग और प्लगिंग तो नहीं होगा, दोनों ही नहीं होंगे। इसकी मदद से तो क्या किया जाता है, मिट्टी को खोदा जाता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होने वाले हैं। बचा फनल और सीड ड्रिल, तो फनल पहले के टाइम में यूज किया जाता था, फ्लग जो प्लग होता था, प्लग के साथ में फनल को ऐड कर लिया जाता था। फार्मर जब है प्लग के साथ साथ चलते थे, ठीक है, बुलक्स आगे चलते थे, पीछे प्लग, एंड देन फार्मर्स उनके साथ साथ चलते थे और फनल रखते थे। उस फनल में वो सीड्स क्या रहते थे, डाले हुए रहते थे और इक्वल दूरी पे गिरते रहते थे। लेकिन अभी किसका यूज किया जाता है, अभी सीड ड्रिल का यूज किया जाता है एज ए मॉडर्न टेक्निक। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब देखिए सीड ड्रिल क्या है। सीड ड्रिल जो है ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो प्लग के साथ में अटैच होता है, एंड इसमें सीड्स रहते हैं, इसमें भी सेम फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट इसकी खासियत ये है कि ये सीड्स को इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल डेप्थ के अंदर सीड्स को सो करने का काम करती है। इससे क्या होगा, इससे जो क्रॉप्स होती है, क्रॉप जितनी भी प्लांट्स आए हैं वो सारे प्लांट्स इक्वली ग्रो करते हैं। ओके, तो इक्वल डेप्थ एंड इक्वल डिस्टेंस पे क्या करती है, सीड्स को डालने का काम करती है, इसीलिए सीड ड्रिल इज द मॉडर्न टेक्निक ऑफ सोइंग ऑफ सीड। ओके, चलते हैं आगे। विच क्रॉप कैन बी रीप्लांटेड, इनमें से कौन सी क्रॉप को रीप्लांट किया जाता है? रीप्लांट किसे किया जाएगा, देखिए वीट, राइस, ग्राम, मेज। तो इसमें से वीट को
नहीं किया जाता, ग्राम भी नहीं किया जाता, राइस, यस, राइस को रिप्लांट किया जाता है, एंड मेज, मेज को भी नहीं किया जाता। राइस आपने सुना होगा, राइस जो है वो काफी पैडी हम इसे नॉर्मली कहते हैं, और इसके फील्ड्स जो होते हैं वो वाटर लॉक्ड होते हैं, ठीक है, वहां पे पानी काफी सारा होता है, एंड इन्हें एक बार ग्रो करने के बाद में उखाड़ के और दूसरी जगह पे इन्हें रीप्लांट किया जाता है। ओके, तो रीप्लांटेशन कहाँ होता है? राइस के अंदर होता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज राइस, राइस कैन बी रीप्लांटेड। ओके, चलते हैं आगे। Why the crops are sown in rotation in a farm? किसी फार्म में क्रॉप्स को रोटेशन में क्यों उगाया जाता है? देखिए, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, क्या सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, टू सेव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को सेव करने के लिए, टू हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग वीड एंड इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स और वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, फॉर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, जो क्रॉप रोटेशन है, ठीक है, क्रॉप रोटेशन का काम क्या होता है? क्रॉप रोटेशन में लगाई जाती है, यानी कि एक बार ये फसल लगा दी, दूसरी बार दूसरी फसल लगाएंगे, देन पहली वाली वापस, फिर दूसरी। कोई कोई 2 क्रॉप्स में रोटेशन करता है, कोई 3 क्रॉप्स में भी रोटेशन करता है, कोई 4 में भी कर लेता है, ठीक है। तो ये क्रॉप रोटेशन क्यों किया जाता है? पहला तो टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट है, उनकी नीड्स डिफरेंट है। मैंने मान लिया एक टाइम में एक प्लांट ग्रो किया गया है, उसे कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और दूसरे टाइम में जो प्लांट ग्रो किया गया उसे वो न्यूट्रिएंट्स नहीं, दूसरे चाहिए। तो इससे क्या होगा? जो न्यूट्रिएंट्स है एक तो वो सेव हो रहे हैं, तो दूसरा वाला पॉइंट भी टू सेव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को सेव भी कर रहा है, ठीक है। साथ ही में इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज कर रहा है इससे, क्योंकि डिफरेंट प्लांट्स हैं, वो कुछ ना कुछ डिफरेंट वहां पे छोड़ के जाएंगे सॉइल के अंदर, ठीक है। एंड टू हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग वीड्स एंड इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स और वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इन्हें यूज किया जाता है, क्योंकि एक प्लांट में जो इंसेक्ट्स या वीड्स आ रहे हैं, जरूरी नहीं है दूसरे प्लांट के साथ है, दूसरे प्लांट से हो सकता है वो एलर्जी को, तो वहां पे वो ना आए, तो इससे क्या हो सकता है? इनसे भी बच सकते हैं। सो फॉर ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं आगे। In which year the agriculture scientist recruitment board is established? इनमें से कौन से ईयर के अंदर ये जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ASRB, A फॉर एग्रीकल्चर, S फॉर साइंटिस्ट, R फॉर रिक्रूटमेंट, B फॉर बोर्ड, ठीक है, तो कौन से ईयर में ASRB को एस्टैब्लिश किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1973। 1973 में ASRB को एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, तो ये थे कुछ हमारे PYQs जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के एंड सिलेक्शन टेस्ट में से थे। तो ये PYQs आज हमने किए, आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बहुत सारे PYQ के साथ। बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। जय हिंद।